आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2018 में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पहले से ही मैं ये बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, या तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को। आपको ये स्कूल में बताया गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इन अदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म से सेंटेंस को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो यही थी कि विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग जो है वो चेंज होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर जो भी हमको सेंटेंस दिया गया होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन हमको दिया गया कि इसको कंपाउंड में करो, इसको असर्टिव में करो, इसको पैसिव में करो, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना हो, उनके लिए ये चीजें जरूरी है। हालांकि पैसिव वॉइस के नियम तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आप इनको बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल जो आपके लिए लिया गया है, फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। उसके पास सारा धन है फिर भी ही इज नॉट कंटेंटेड, वो संतुष्ट नहीं है। देखिए आप यहाँ पे इसको कंपाउंड में बनाना है, ठीक है मेरे भाई, कंपाउंड में बनाना है। अब कंपाउंड का जो स्पेशल रूल्स है, फिर कंपाउंड होता क्या है ये पहले आपको समझना जरूरी है। तो देखिए कंपाउंड के लिए मैं अगर बातें करूं तो आप ऐसे याद रखेंगे, कंपाउंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होगा, शुरू होगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्य के बीच में आएगा। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्य के बीच में आएगा। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आता है, आपने पढ़ा ये चीजें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास बनाते हैं दोनों तरफ। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब उसके पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा और खुद का एक वर्ब होगा, दोनों तरफ। इस तरफ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इस तरफ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, याद रखिए इस चीज को। जब कभी भी आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना हो तो याद रखिए बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे, जो आप फैन वॉइस करके इस नियम से याद रखते हैं। फैन वॉइस का मतलब आपको पता होगा, फैन वॉइस का मतलब क्या होता है। फैन वॉइस का मतलब यफ किसके लिए होता है, यफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड के लिए होता है। उसके बाद फैन में एन आता है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, ओके। फिर उसके बाद वॉइस में बट आएगा। उसके बाद वाई जो आएगा वो सॉरी बी के बाद ओ आएगा, ओ का हो जाएगा और, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एंड उसके बाद एस आता है जो कि सो के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, फैन वॉइस, अब स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। और फैन वॉइस में क्या लिखेंगे, यफ किसके लिए, फॉर के लिए, ए किसके लिए, एंड के लिए, एन किसके लिए, नॉर के लिए, बी किसके लिए, बट के लिए, ओ किसके लिए, आर के लिए, वाई स्टैंड्स फॉर येट एंड एस फॉर सो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। मैंने बता दिया बीच में आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दोनों तरफ आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन लाना है। तो जो भी हमको सेंटेंस दिया गया हो सिंपल से कंपाउंड करने के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स से भी कंपाउंड करने के लिए, तो हमें पहले यही करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस हमको दिया गया है, फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड, तो हम देख रहे हैं कि ही इज नॉट कंटेंटेड ये खुद एक इंडिपेंडेंट क्लास है। क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके पास अपना खुद का क्या है, एक सब्जेक्ट और वर्ब है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो अगर इनके पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब है, इट मींस हमें इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। फॉर ऑल हिज रिचेज, सब कुछ धन उसके पास है, सारा धन उसके पास है। तो कैसे बना सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पे हम समझेंगे कैसे कि यहाँ पे हिज दिया है, पसेसिव दिया है, तो इससे हम एक सब्जेक्ट निकालेंगे। अब हिज आता है ही के लिए, तो हम समझ गए कि हाँ हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाना होगा, क्या वो हम बना सकते हैं ही। अब इसका मीनिंग था कि उसके पास सारा धन है, तो ही हम बना देंगे आगे क्या, हैज, ही हैज ऑल रिचेज, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बना, ही हैज ऑल रिचेज। देखो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और वर्ब का भी क्या हो गया, तो हम समझ गए इस चीज को कि फॉर ऑल हिज रिचेज को हम सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से जब बनाएंगे तो सेंटेंस से मिलता जुलता एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से क्या करेंगे, बना देंगे। हमारे पास दो चीजें हो गई,
पहला क्या है, ही हैज ऑल रिचेज, उसके बाद ही इज नॉट कंटेंटेड, उसके पास सारा धन है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो जैसे मैं हिंदी में फिर भी जोड़ रहा हूं, उसी के लिए आपको फैन वॉयस में जो वाई था येट, ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी का हम यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा मैं आपको बता दूं, तो यहां बनेगा ही हैज ऑल रिचेज, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ही हैज ऑल रिचेज, वाई इट येट, येट के बाद आप क्या करेंगे, ही इज नॉट कंटेंटेड, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ही इज नॉट कंटेंटेड। समझ में आया चीज, मैंने क्या किया, पहले वाले वाक्य को एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्या कर दिया, बनाया है, बीच में हमने कंजंक्शन येट का प्रयोग कर दिया, ही इज नॉट कंटेंटेड। फ्रेंड्स आप यहाँ पे येट के बजाय बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, क्या व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हमें पता है कि हाउ और व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ग्रेट या वेरी के प्रयोग से हम इसको बनाते हैं। अब चूंकि असर्टिव बनाना है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बन सकता है, तो करेंगे क्या, पॉजिटिव बनाते हैं। हमें पता है कि जब कभी भी आप पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण करते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ के लाते हो। हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, मैन, ठीक है, तो इसके प्रयोग से हम बनाएंगे तो बनेगा मैन, वो अब हमारी यही रहेगी इज अ, जहां पे व्हाट अ था उसके लिए हम अ ग्रेट का प्रयोग कर देंगे, मैन इज अ ग्रेट, आगे हमारी लाइन यही रहेगी, वो क्या होने वाली है, पीस ऑफ वर्क। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इसी को भी, तो बन जाएगा मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए लिया गया है पैसिव वॉइस, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। आपको ये चीज बताई गई होगी क्लासेस में कि एस्टोनिश जब कभी भी वर्ब में आए तो जहां पे आप पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय का यूज करते थे, वहां अब बाय का यूज आप नहीं करोगे और इसके साथ एट का यूज करते हैं। तो इसी के प्रयोग से हमको बनाना है, कुछ स्पेशल रूल्स आपको पैसिव वॉइस में लास्ट में ऐसे बताए जाते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद रखिए, एस्टोनिश के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का, जैसे हम नो के साथ किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, वैसे भी एस्टोनिश के साथ एट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पैसिव वॉइस कहता है कि आपको इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे आया है किसके प्लेस पे लाना है भाई, सब्जेक्ट के प्लेस पे, बट वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये चला जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि योर बिहेवियर को हम चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज होगा नहीं, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ठीक है सेम रहेगा। चलिए बनाते हैं, तो बनेगा आई। अब आप बोलेंगे कि वर्ब क्या लगा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यहाँ पे हैज दिख रहा है ना, दिख रहा है हैज, तो क्या बनेगा आई के बाद हैव, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव बीन। अभी उसके बाद लिखना है एस्टोनिश्ड, आई हैव बीन एस्टोनिश्ड एट, एट के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे है योर बिहेवियर, चूंकि योर बिहेवियर इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे तो आप लिख देंगे आगे योर बिहेवियर। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, मेरी स्क्रीन छोटी है तो मैं पूरा सेंटेंस लिख नहीं पा रहा, बट मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं। इसका बनेगा आई हैव बीन एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। एस्टोनिश आएगा तो एट का प्रयोग करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं, द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर, कह रहा है द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर। अब जब कभी भी याद रखिएगा, मैं आपको एक नियम बता दूं, जब कभी भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो और सेंटेंस में आपको ओनली दिया हो या फिर अलोन दिया हो, इसके साथ कभी कभी मेयरली भी देता है, ठीक है, तो मेयरली भी दिया हो, अगर इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए, मैंने बताया ओनली, अलोन और मेयरली, इन तीनों में से कोई आपको मिलता है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वह इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ है या किसी वस्तु के लिए हुआ है या फिर किसी संख्या के लिए हुआ है या फिर किसी मात्रा के लिए। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है और वाक्य में ओनली, अलोन, मेयरली आया हो तो हमें ध्यान देना है कि वो किसके लिए प्रयोग हो, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या फिर किसी संख्या के लिए या फिर किसी मात्रा के लिए। तो करेंगे क्या, इनको आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ओनली, अलोन और मेयरली। अब चेंज किस में करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। तो जब कभी भी ये किसी पुरुष के लिए आएंगे, किसी व्यक्ति के लिए आएंगे तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे नन बट का। किसका प्रयोग करेंगे, नन बट का। ओके, जब कभी ये किसी वस्तु के लिए आएंगे तो हम प्रयोग करेंगे नथिंग बट का। किसका प्रयोग करेंगे भाई, नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। और अगर यह किसी संख्या के लिए है, किसी नंबर को बताए तो हम वहां प्रयोग करेंगे नॉट मोर देन।
ओके, किसका प्रयोग करेंगे? नॉट मोर देन। अगर ये किसी मात्रा को बताएंगे, क्वांटिटी को बताएंगे, वहां प्रयोग करना है किसका? नॉट लेस देन। आई होप आप LESS, नॉट लेस देन, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। तो फिर से बता दूं, ओनली, अलोन, मेयरली, अफर्मेटिव में आते हैं तो नेगेटिव बनाते समय अगर इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ है, नन बट, किसी वस्तु के लिए हुआ है, नथिंग बट, किसी संख्या को बताने के लिए हुआ है तो नॉट मोर देन, और अगर किसी मात्रा को बताने के लिए हुआ है तो नॉट लेस देन का हम यूज करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो आप इसको पढ़ रहे हो, लिखा है द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर। तो ब्रेव किसी ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है ना, पुरुष के लिए। तो हम क्या करेंगे? नन बट का प्रयोग करेंगे, और नन बट का प्रयोग बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है, सही। तो क्या बनेगा? देखिए बनेगा नन बट, ठीक है, नन बट, उसके बाद लिखेंगे कौन? द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, डिजर्व्स द फेयर, ओके, कोई और नहीं, केवल कौन? ब्रेव लोग ही डिजर्व करते हैं। मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं है मेरे फ्रेंड। देखिए द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर, केवल ब्रेव लोग ही डिजर्व करते हैं, उसका मीनिंग था। अगर नेगेटिव मैंने बना दिया तो बना नन बट द ब्रेव, कोई और नहीं, केवल कौन? ब्रेव लोग ही डिजर्व करते हैं। नेगेटिव बन गया, कोई मीनिंग में कोई मीनिंग चेंज नहीं हुई इसकी, ठीक है। यही ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। They saw him climbing over the fence। आपको पैसिव वॉइस बनाना है मेरे फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम दिया हुआ है, तो आप इसको पहले लाओगे सब्जेक्ट प्लेस, तो क्या बनेगा? ही। अब चूंकि सा वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में वाज या वर होती है पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा? ही के साथ वाज लगेगा। ही वाज, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन। क्या सीन? क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस किसके द्वारा देखा गया? अब यहाँ पे आप बाय का यूज करते हो, और दे सब्जेक्ट जब जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो क्या बन जाएगा? देम। तो बन गया ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम। जैसे हमने यहाँ पे बाय का प्रयोग किया ना, ऐसे ऊपर जब एस्टोनिश आया था तो हमने वहां पे किसका प्रयोग किया था? एट का। उसे आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशल रूल्स में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं कि बच्चे वहां गलती करें बाय लगा के बना दें, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर। फ्रेंड्स, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बट आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं किसी से बोलूं कि इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर, अगर मैं किसी से बोलूं इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर, तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब उनको ये चीज बताई जा रही है कि ये बात करने का तरीका नहीं है। सिंपल मीनिंग यही था ना, इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर, क्या टीचर से बात करने का यह तरीका है? तो ये क्वेश्चन नहीं, उनको ये पता जा रहा है कि ये तरीका नहीं है। तो हमें इसको असर्टिव बनाना, हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनेगा? देखिए, तो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, तो बनेगा दैट इज नॉट द वे, किस चीज का वे नहीं भाई? टू टॉक, दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर। ओके, आप इसको समझ जाएंगे। तो दैट इज नॉट द वे टू टॉक योर टीचर। ये कितनी आसानी से हमने इन चीजों को सीख लिया। जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।